नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ रोबिन क्रिश्चियन जी की रचना का पार्ट 2। दूसरे दिन सुबह रेशमा मकबूल को उठाती है। तैयार हो जा बेटे, स्कूल नहीं जाना। मकबूल कहता है, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊँगा। रेशमा खाना बनाती है और मकबूल से कहती है, खाना रखा है, तुम आराम करो, भूख लगे तो खा लेना। और स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में अरमान का भाई रेशमा को मिलता है और उसे कहता है, रेशमा मैडम, अरमान स्कूल के पीछे के जंगल में बेहोश पड़ा है, आप जल्दी चलिए। रेशमा अरमान के भाई के साथ चली जाती है। जंगल में जाके अरमान के भाई से पूछती है, कहाँ है अरमान? अरमान का भाई कहता है, थोड़ा अंदर है जंगल में। रेशमा कहती है, चलो बताओ कहाँ है। जैसे ही रेशमा जंगल पहुँचती है, अरमान के दोनों भाई रेशमा को पकड़ लेते हैं। अरमान रेशमा से कहता है, जब से गांव में आई हूँ जीना हराम करके रखा है, आज ना छोड़ूंगा तुझे। और रेशमा की सारी निकाल देता है। रेशमा छुड़ाने का व्यर्थ प्रयास करती है। अरमान रेशमा को जमीन पे लेटा देता है और मुख पे रुमाल बांध देता है। अरमान के दोनों भाई रेशमा को पकड़ते हैं और अरमान रेशमा की इज्जत लूट लेता है और गला दाबकर मार देता है। फिर वहाँ से तीनों भाई चले जाते हैं। पर एक गांव का आदमी जो लकड़ी काटने जंगल में आया होता है, वो अरमान और उसके भाई को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। पर उस आदमी को पता नहीं होता कि अरमान ने रेशमा का खून कर दिया है। दोपहर को कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, तभी उनको रेशमा की लाश मिलती है। वे लोग डर जाते हैं और सीधे गांव में आके सबको बताते हैं। कुछ लोग पुलिस को बुलाने जाते हैं। गांव में सब चौंक जाते हैं, किसने किया होगा? जो आदमी सुबह लकड़ी काटने गया था वो बताता है सबको कि मैंने सरपंच के बेटे को सुबह जंगल से भागते देखा था। गांव में बात फैल जाती है कि अरमान ने रेशमा का खून किया, लेकिन कोई पुलिस को कहने की हिम्मत नहीं करता था। इधर पुलिस रेशमा की लाश के पास जाती है और जांच शुरू करती है। मकबूल अपने घर में आराम कर रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। अरमान अपने चाचा को सब बता देता है कि उसने ही रेशमा का खून किया है, अपने भाइयों के साथ मिलके। उसके चाचा उसे कहते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ दिन घर में ही रहना और पुलिस को पैसे खिलाकर जांच बंद करवा देता हूं। गांव के लोग रेशमा को दफनाने की तैयारी करते हैं। कुछ लोग मकबूल को बताते हैं कि तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, चलो तुम्हारी अम्मी के आखिरी दर्शन कर लो। मकबूल ये सुनकर बेहद रोता है, उसे यकीन नहीं होता। सब मिलके रेशमा को दफनाते हैं। मकबूल को लेडी टीचर अपने साथ रखती है। मकबूल अपनी अम्मी को बेहद याद करके रोता है। लेडी टीचर उसे माँ का प्यार देती है। सरपंच जी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उनकी तबीयत भी खराब रहती थी और वो अपने कमरे में ही आराम करते थे। कभी कभी ही वो घर से बाहर निकलते थे। लोग उनके हाल पूछने के लिए घर आया करते थे। अरमान ने रेशमा का खून किया है, ये बात सारे गांव में फैल गई थी। जैसे ही ये बात सरपंच जी के कानों तक पहुंची, वो ये बात बर्दाश्त न कर सके और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। सारे गांव में मातम छाया था। गांव में एक ही चर्चा थी, अब हमारा क्या होगा। जब उनका जनाजा निकला तो पूरा गांव उनके जनाजे पे गया था। अब सरपंच के भाई आजाद थे और उनके बेटे भी उनकी राह पे चलने लगे थे। सरपंच जी और रेशमा की मौत हुए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। मकबूल 1 महीने से बाहर नहीं निकला था। वो घर में अम्मी को याद करके रोया करता था। लेडी टीचर उसका ख्याल रखती थी। अरमान के चाचा अरमान से कहते हैं, तुमने रेशमा का खून किया है और इस बात का बदला मकबूल कभी भी ले सकता है। तुम मकबूल को ख़त्म कर दो। चाचा आप सही कह रहे हैं, मकबूल को दुनिया छोड़नी ही होगी। अरमान ने चाचा को जवाब दिया। उसी दिन लेडी टीचर स्कूल गई होती है और मकबूल घर पे अकेला होता है। अरमान कुछ आदमी को लेके मकबूल को मारने उनके घर जाता है। अरमान दरवाज़ा ठोकता है। मकबूल दरवाज़ा खोलता है। अरमान को दरवाजे पे देख चौंक जाता है। क्या है अरमान, यहाँ क्यों आया है? अरमान मकबूल से कहता है, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी अम्मी को मैंने मारा है
और अब तुम्हारी बारी है। गुस्से में मकबूल अरमान पे टूट पड़ता है। कुछ लोग मकबूल को पीटना शुरू कर देते हैं। मकबूल को ख्याल आता है कि मुझे अम्मी का बदला लेने के लिए यहाँ से भागना होगा। मकबूल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अरमान भी कुछ आदमी के साथ उसका पीछा करता है। मकबूल जंगल के रास्ते भाग जाता है गांव से। अरमान उसे बेहद खोजता है पर वो नहीं मिलता। लेडी टीचर घर पर आती है तो अरमान को ना पाकर दुखी हो जाती है और पूरे गांव में खोजती है। सिमरन को एजुकेशन के लिए उसके पिताजी मुंबई भेज देते हैं और सरपंच जी के भाई जो अपना नशे का धंधा लखनऊ में करते थे उसे गांव से ही करने लगते हैं। अरमान और उसके भाई भी उसी धंधे में जुट जाते हैं। गांव वालों की जमीन अरमान के चाचा के पास गिरवी थी, इसीलिए गांव में वो एक मीटिंग जैसा रखते हैं। सभी गांव वालों को बुलाते हैं। मीटिंग में अरमान के चाचा सबको कहते हैं, मेरे भाई जो सरपंच थे वो अब नहीं रहे हैं। अब गांव में मैं सरपंच बनना चाहता हूँ। इसमें किसी को आपत्ति है? अगर किसी को आपत्ति है तो अभी कह सकते हो। गांव वालों की सबकी जमीन उनके ही पास थी तो कोई मना नहीं कर सकता था। इसीलिए सब ने कहा आप सरपंच बनाए और इस गांव की खुशहाली के लिए काम करें। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नए सरपंच गांव वालों का शुक्रिया करते हैं और उन्हें कहते हैं, गांव वालों आपने जो मेरा मान रखा है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सब सुनकर गांव के सभी लोग एक दूसरे से कान में कहते हैं, लगता है हम तो इन्हें बहुत गलत समझ रहे थे। सरपंच जी आगे कहते हैं, और भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस गांव के सभी लड़कों को मैं अपने पास काम करने के लिए रखूँगा। ये सुनकर खुशी से तालियां बजाकर सरपंच जी का शुक्रिया करते हैं। सरपंच जी और उसका भाई, उनके भतीजे, सभी लोग एक ही धंधे में जुट जाते हैं। अरमान की अम्मी जो बीमार रहती थी वो बीमारी से हार जाती है और उनको अरमान के पिताजी के साथ ही दफनाया जाता है। यहाँ गांव में सरपंच सभी लड़कों को काम पे रख लेता है। उनका काम होता है दारू बेचना और गांजा का सप्लाई करना। अरमान गांव वालों को अब खेत से ही दारू बनाना सिखाता था। ऐसे में गांव के सभी लोग अरमान और उसके परिवार के हाथ के नीचे काम करते थे। सरपंच पुलिस को भी अपनी तरफ कर लेता है। इस तरह पूरा सरपंच के हाथ के नीचे होता है और वो पूरे उत्तर प्रदेश में माल सप्लाई करते हैं। आजू बाजू के गांव के लड़कों को भी इसी काम में लगा देता है। अब अरमान और उसके दोनों भाई गांव वालों पर नज़र रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं। इस तरह आधा गांव तो उनके लिए ही काम करता है, बाकी आधा गांव छोटे मोटे धंधे करके अपना घर चलाते हैं। सरपंच जी गांव की भलाई के लिए तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, पर उनकी ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने गांव में ही बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनवाई जो उनकी बीवी के नाम पर थी। गांव में बिजली 24 घंटे हो गई थी। इस वजह से गांव में गरीबी से जूझ रहे थे। उनको अब खाना पीना मिल रहा था और रहने को मिल रहा था। वे सब बहुत खुश थे। दूसरी ओर जो अपना खर्चा खुद चला रहे थे और अपने बच्चों को बिगड़ता देख रहे थे, वो आपस में कानाफूसी करते रहते थे। ये कलयुग कब जाएगा? सरपंच जी मरे तो उनके भाइयों ने और उनके बेटे ने इस गांव का नक्शा बदल दिया। हमारे बच्चों का क्या होगा? मकबूल जो गांव से भाग गया था वो उस दिन ट्रेन में बैठ गया था और ट्रेन उसे मुंबई ले जाती है। जब वो ट्रेन से उतरता है तो उसे पता चलता है वो मुंबई में है। उसका बस एक ही सपना था, बदला। मकबूल को भूख लगती है तो वो सोचता है खाना कहाँ से मिलेगा। वो सोच ही रहा होता है कि उसे एक आदमी दिखता है। वो कुली कुली चला रहा होता है। मकबूल उसका सामान उठाकर ट्रेन में रखता है। वो उसे पैसा देता है तो इस तरह उसके खाने का इंतजाम हो जाता है। इस तरह 2-3 दिन गुजारा करता है। उसे पता नहीं होता है कि ये मुंबई है। यहाँ काम करने के लिए भी पहले फीस यानी पैसे देने पड़ते हैं। कुली का जो काम करता है उन्हें भी पैसे देने पड़ते हैं। एक मोटा काला आदमी स्टेशन पर आता है
और उसके साथ 2 और लड़के भी होते हैं। जैसे ही सबको पता चलता है, सब कुली अपना अपना हफ्ता देने के लिए चले जाते हैं। 2 लड़के सबसे हफ्ता ले रहे होते हैं, पर उस काले और मोटे आदमी की नज़र मकबूल पर होती है। वो देखता है कि मकबूल सामान उठा के ट्रेन में रखता है और सामान का मालिक उसे पैसे देता है। वो अपने लड़कों से कहता है कि जा उस लोंडे को पकड़ के लाओ। आगे की कहानी सुनने के लिए अंतिम पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।